जब सबसे पहले हम ग्रेविटेशन सुनते हैं, वर्ड ग्रेविटेशन, तो क्या आता है हमारे दिमाग में? फ्री फॉल आता है कि नहीं? सबसे पहले ग्रेविटेशन तो क्या कि ऊपर से बॉडी नीचे की तरफ फ्री फॉल हो रही है, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। उसके बाद देखते हैं रेन ड्रॉप्स, ड्रॉप्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, वाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स। ये सारे नेचुरल फिनोमिना है, ये तो बहुत पहले से हो रहे हैं, बहुत पहले से हो रहे हैं नेचुरल फिनोमिना। लेकिन आज से 2000 साल पहले सबसे पहले इन फिनोमिनन को किसने ऑब्जर्व किया? कौन से साइंटिस्ट थे वो? किसी को नाम पता है? हु ऑब्जर्व दिस फिनोमिना नंबर 1? कौन? टोलेमी? नहीं, गैलीलियो। टाइम रेंज 2000 साल पहले का मतलब यह है कि सारे साइंटिस्ट उसी टाइम पे आए थे। हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? सो गैलीलियो ऑब्जर्व दिस टाइप ऑफ फिनोमिना। सबसे पहले गैलीलियो को उसी टाइम पे पता पड़ गया था कि देयर आर काइंड ऑफ फोर्सेस दैट आर वर्किंग, राइट, जिसके चक्कर में ये सारे फिनोमिना हो रहे। तो उन्हें ऑब्जर्वेशंस तो किए, बट वो एक तरीके का नाम वगैरह नहीं दे पाया, कोई थ्योरी नहीं दे पाए। बट हम सबसे पहले अगर इन ऑब्जर्वेशंस में नाम देखते हैं तो किसका देखते हैं? गैलीलियो का। ग्रेविटेशन को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाला साइंटिस्ट कौन था? गैलीलियो। गैलीलियो ऑब्जर्व दिस फिनोमेना। उसके बाद आते हैं टोलेमी, जैसे कि इनने कहा। ठीक है, पी से शुरू होती है इनकी स्पेलिंग, तो पी इज साइलेंट। टोलेमी, ओके, अब ठीक है? नहीं, मैंने सही लिखा था यार। हाँ यही है, टोलेमी। सो होता क्या है, जब क्या नाम है उनका? गैलीलियो। ये सब ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, जैसे प्लेनेटरी मोशन है ना, प्लैनेट्स के मोशन, सन है, प्लैनेट्स है, मून है, स्टार्स है, इन सब के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी की होती है। हमारे क्लास में भी बहुत से हैं जो प्लैनेट्स को बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, कॉमेट्स है, ये है, वो है। तो इन सब की जिज्ञासा आज से नहीं है, आज से 2500 साल पहले से सबके अंदर जिज्ञासा थी कि हम प्लैनेट्स के मोशन को जानें कि कैसे होता है प्लैनेट्स का मोशन। सो प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड सबसे पहली थ्योरी कौन देते हैं? टोलेमी। गैलीलियो के बाद आते हैं ये, और ये आते ही अपनी थ्योरी देते हैं किससे रिलेटेड? प्लैनेट्स के मोशन से रिलेटेड। वो देखते हैं कि ये सन है, अर्थ है, प्लैनेट्स है, ये सब रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इनकी एक थ्योरी देते हैं टोलेमी, जिसको कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। आपके नॉलेज के लिए है, हाउएवर इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू पर्पस, बिकॉज ग्रेविटेशन भी एमसीक्यू में ही है ना। सो टोलेमी जो थ्योरी देते हैं उसको कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। ये क्या कहते हैं? जियोसेंट्रिक, अपने आप समझ में आ रहा है कि जियो मतलब अर्थ कहां है? सेंटर में। तो टोलेमी कहते हैं कि अर्थ किस पे है? सेंटर पे। और इस अर्थ के चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? प्लैनेट्स। और क्या रिवॉल्व कर रहा है? सन। अपन ऐसा नहीं पढ़ते, अपन कुछ और पढ़ते। लेकिन टोलेमी क्या कहते हैं कि सन इज एट द सेंटर, सॉरी, अर्थ इज एट द सेंटर, और अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहे हैं क्या? प्लैनेट्स। और क्या रिवॉल्व हो रहे हैं? सन या स्टार्स या मून, व्हाटएवर यू कैन से। तो टोलेमी किसको लेते हैं सेंटर पे? अर्थ। अर्थ इज द जियो सेंटर, दैट इज जियोसेंट्रिक, एंड उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। या क्या रिवॉल्व कर रहा है? सन रिवॉल्व कर रहा है, या मून या स्टार्स, व्हाटएवर यू वांट टू से। थ्योरी जैसे ही आती है तुरंत एक दूसरे साइंटिस्ट निकल के आते हैं, कोपरनिकस। इसमें कोई गलती स्पेलिंग में नहीं? ओके। कोपरनिकस क्या करते हैं? जियोसेंट्रिक थ्योरी को चैलेंज, कहते हैं नहीं, ये टोलेमी गलत कह रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन कोपरनिकस के आने के बहुत पहले 928 एडी के आसपास
हमारे इंडियन साइंटिस्ट आर्यभट्ट, नाम सुना? अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, ग्रेट ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। उन्होंने ये जो चीज है कोपरनिकस आगे बताते हैं और इनकी थ्योरी बहुत फेमस हो गई। ये कोपरनिकस के भी कम से कम 100-150 साल पहले किसने, आर्यभट्ट ने ये बात बोल दी। 800-900 साल, ओके 800-900 साल पहले, 928 एडी की बात हो रही है। 800 ओके 4, हम 928 बोल रहे हैं ना, 498 कहने वाली बात यह है कि नॉट गो डीप इनटू सन, मुझे भी इतने ज्यादा याद नहीं है, बट द पॉइंट इज कि कोपरनिकस के आने के पहले, बहुत पहले, ये बात कौन कह देता है, आर्यभट्ट, कि सेंटर पे क्या नहीं है, अर्थ, सेंटर पे क्या है, सन। मतलब आर्यभट्ट ने कोपरनिकस की थ्योरी से बहुत ज्यादा बता दिया था। उन्होंने कहा था कि सेंटर पे सन है, इसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। इसका यूज करके आर्यभट्ट ने सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये सारे फिनोमिनन एक्सप्लेन कर दिए। मतलब सन इज एट द सेंटर एंड प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ये मेन थ्योरी किसकी है, आर्यभट्ट। लेकिन कोई नहीं मानता, सब क्या कहते हैं, कोपरनिकस। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। तो जहां पे प्लैनेट्स को या फिर सन को या प्लैनेटरी मोशन की मेन रिसर्च चल रही थी ना, वहां तक आर्यभट्ट की पांच नहीं पहुंच पाई, आर्यभट्ट की बात वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो उन लोगों ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोपरनिकस ने जो बोला है उसी को कॉपी किया हो इंडियंस ने और बता दिया हो कि ये इनके एक साइंटिस्ट बोल के गए थे। बट दिस इज ट्रुथ that India proved that sun is at the center long way before. आर्यभट्ट ने बता दिया था कि सन सेंटर पे है, उसके चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। सोलर इक्लिप्स का फिनोमिना, ल्यूनर इक्लिप्स जिसको आप चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कहते हो ना, उनके वर्ड्स हैं सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। ये सब एक्सप्लेन कर दिया था किसने, आर्यभट्ट। बट फाइन इनफ, उसको हम नहीं, ठीक है, नहीं मानते, हम तो मानते हैं, आपको लोग मानने लगे, ठीक है। आते हैं कोपरनिकस, ये सेम चीज जो आर्यभट्ट ने बताई ना, वो सेम चीज बता देते कि सन इज एट द सेंटर एंड प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द। इस थ्योरी का नाम है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या नाम है इस थ्योरी का, हेलियोसेंट्रिक। सन इज एट द सेंटर, उस थ्योरी का क्या नाम था, जियोसेंट्रिक। अर्थ इज एट द सेंटर, जियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक थ्योरी कौन देगा, टोलेमी। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कौन देगा, कोपरनिकस। कोपरनिकस की इस थ्योरी का यूज करके केपलर, नए साइंटिस्ट का नाम, यहां से चैप्टर शुरू होता है। केपलर कोपरनिकस की थ्योरी का यूज करके कि सन इज एट द सेंटर एंड प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इस सिंगल लाइन का यूज करके केपलर अपने 3 लॉज देते, जिसको हम कहते हैं केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या कहते हैं, केपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। यहां से आपका चैप्टर क्या होता है, स्टार्ट। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले है गैलीलियो। गैलीलियो ने सारे फिनोमिनन ऑब्जर्व किए। उसके बाद आते हैं टोलेमी, जो कि प्लैनेट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। कहते हैं कि अर्थ इज एट द सेंटर एंड प्लैनेट्स, ऑल द प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट्स, और क्या नाम है इनका, सन, मून, स्टार, दीज ऑल आर रिवॉल्विंग अराउंड द। इसको तुरंत चैलेंज करते हैं कौन, कोपरनिकस। कहते हैं अर्थ नहीं, सन इज एट द सेंटर एंड अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और ये बात आर्यभट्ट बहुत पहले कह चुके हैं। दिस इज द हिस्ट्री। कोपरनिकस की इस लाइन का यूज करके कि सन इज एट द सेंटर एंड प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, केपलर अपने 3 लॉज देते।
क्या देते हैं केपलर? अपने 3 लॉज देते हैं, या फिर कह लो केपलर अपनी थ्योरी देते हैं। केपलर अपनी थ्योरी देते हैं, जिनको आप कहते हो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये आपने पढ़े हैं क्या? नो। ओके। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी, कुछ हुआ? ये स्किप करा दिया? कहां? 9th में अपन पढ़ते। तुम कुछ और कह रहे? हाँ, उसमें क्या दिया? उसमें नहीं दिया हुआ है कुछ कि वो पूछ रहा है हेलियोसेंट्रिक में सन की पोजीशन एट द सेंटर है, इसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने इतना ही कहा, दे डोंट कंसीडर द सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ और सैटेलाइट्स ऑफ समथिंग। उन्होंने जर्नलाइज वे कह दिया था। किसने? कौन सी थी वो? जियोसेंट्रिक। समझ रहे हो सकता, मुझे क्लियर नहीं पता, हो सकता है इनने भी जनरलाइज बोल दिया हो कि मून और जो स्टार्स हैं ये भी घूम रहे हैं, बट ये लाइन मैंने कहीं पढ़ी नहीं। और आई थिंक लिखा है, हाँ बस यही लिखा है, मैं वही कह रहा हूं, सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में बता। ठीक है, सो केपलर्स लॉ समझ लीजिए, इस बार भी ये कोर्स में से हट गए, बट शुरुआत यहीं से होती है, तो पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, सन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ओके, हंसो मत यार। दिस इज द सन, दिस इज द सन। ओके, केपलर का पहला लॉ अच्छे से समझो, क्या कहते हैं केपलर? प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट। कौन से ऑर्बिट में? एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट। सन इज एट द वन फोकाई ऑफ दिस एलिप्टिकल पाथ। समझ रहे हो? इलिप्स के बारे में, इलिप्स की प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। व्हाट इज इलिप्स? सर्किल को थोड़ा सा चपटा कर दो तो क्या बन जाता है? इलिप्स। दिस इज समथिंग लाइक इलिप्स। समझ, जैसे कि सर्किल में एक सेंटर होता है, इलिप्स में 2 सेंटर होते हैं। ठीक है, एक ये, एक ये, F1 F2। ठीक, ये जो बड़ी वाली एक्सिस है इसको कहते हैं मेजर एक्सिस, ये जो छोटी वाली एक्सिस है इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। ठीक, इतना आई थिंक, इससे ज्यादा तो कुछ इलिप्स में अपन को यूज नहीं है, आई थिंक नहीं है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। इतने से अपन पढ़ लेंगे पूरा ग्रेविटेशन। ठीक है, सर्किल को थोड़ा सा चपटा करो तो क्या बन गया? इलिप्स। 2 सेंटर्स होते हैं, फोकाई, दिस इज कॉल्ड फोकाई, FOCI। दिस इज फोकाई 1। क्लास 10 पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? ओके, आई एम जस्ट आस्किंग। दिस इज कॉल्ड फोकाई 1, this is called foci 2. This path is called elliptical path. ठीक है, this is called major axis, this is called minor axis. केपलर क्या कहते हैं कि जो भी प्लैनेट्स है ना, वो सारे के सारे प्लैनेट्स
सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में क्या लगाते हैं? चक्कर. एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल पाथ. और क्या कहते हैं कि सन इज एट द वन फोकाई ऑफ द दिस इलिप्टिकल पाथ. सन इस इलिप्टिकल पाथ की एक फोकाई पे रखा हुआ. दिस इज द फर्स्ट लॉ. दिस इज द फर्स्ट लॉ. सेकेंड लॉ देखिए. अगर हम ये सन से एक लाइन खींचे इसके पाथ पे, जहां पे आपका प्लेनेट है, अच्छे समझिएगा, प्लैनेट ने अपनी पोजीशन चेंज की और पहुंचा यहां. ठीक. फिर प्लैनेट ने अपनी पोजीशन चेंज की और पहुंचा कहां? यहां. और फिर घूम फिर के प्लैनेट कहां पहुंचा? यहां. ठीक. तो केपलर का दूसरा लॉ कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वाइप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. समझिए क्या कहता है ये? कि जितना एरिया प्लैनेट ने P1 से P2 में कवर किया, उतना ही एरिया प्लैनेट P3 से P4 में कवर करेगा. द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वाइप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. प्लैनेट को P1 से P2 पहुंचने में टाइम कितना लगा? समझ लो 2 मिनट. और प्लैनेट को P3 से P4 में पहुंचने में टाइम कितना लगा? मान लो 2 मिनट. योर दिस पॉइंट इज सन एस. तो दूसरा लॉ क्या कहता है? किसका? केपलर का. कि एरिया ऑफ P4S P3 इक्वल्स टू एरिया ऑफ P1S P2. क्या कहा मैंने? प्लैनेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचा 2 मिनट. कितना एरिया स्वाइप किया? इतना. फिर प्लैनेट एक अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पहुंचा 2 मिनट में. कितना एरिया स्वाइप किया? इतना. तो ये एरिया इस एरिया की क्या होगा? इक्वल. कौन कहते हैं? केपलर. इससे बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा. हाँ अगर टाइम सेम हो तो फिर उसका एरिया सेम. हाँ अगर दोनों का टाइम पीरियड बिल्कुल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वाइप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल. टाइम इंटरवल्स क्या होने चाहिए? इक्वल. तब इक्वल एरिया स्वाइप करें. ठीक. मतलब ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है वो इस वाले एरिया के क्या होना चाहिए? इक्वल. एरिया कवर्ड एक मिनट पर यूनिट टाइम. इसी को क्या कहते हैं आपको? एरियल वेलोसिटी. इसका मतलब किसी भी प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट. क्या रहती है? कांस्टेंट. एरियल वेलोसिटी ऑफ एनी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल पाथ इज कांस्टेंट. क्या कह रहे बेटा? P2, P3 और P1, P4 का हाँ मतलब ये वाला एरिया, ये वाला और ये वाला, इट डिपेंड्स ना कि अगर ये इतना डिस्टेंस अगर ये 6 मिनट में कवर कर रही है, जरूरी थोड़ी है कि इतना डिस्टेंस भी ये 6 मिनट में कवर करे. अगर करेगी तो इक्वल रहेगा, लेकिन कर कैसे पाएगी? समझ रहे हो? तो समझने की कोशिश करिए. टाइम इंटरवल्स क्या रहने चाहिए? इक्वल. इसका मतलब क्या है आपको समझ में आएगा. इसका मतलब यह है कि जब प्लेनेट सन से दूर रहेगा तो उसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? स्लो. क्या होगी? स्लो. और जैसे ही वो प्लेनेट सन के पास आएगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फास्ट.
क्योंकि उसे ये वाला डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा भाई, तब ये ज्यादा एरिया कवर कर पाएगा। और यहां पे तो इतना ही डिस्टेंस कवर कर लेगा तो ये पूरा एरिया इतना ज्यादा कवर हो जाएगा। तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या प्रूफ होता है कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स व्हेन फार्दर अवे फ्रॉम सन इज स्मॉलर एज कंपेयर्ड व्हेन दे आर नियरर टू द सन। इसको अपन प्रूफ कर सकते हैं मैथमेटिकली। हाँ, एरियल वेलोसिटी क्या है? ये जो मैंने लाइन बोली ना, प्लैनेट्स कवर इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मींस dA upon dt is your aerial velocity, area covered per unit time। इसका मतलब किसी भी प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। मतलब वो प्लैनेट एरिया हमेशा इक्वल कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यू कैन प्रूव दिस इफ यू वांट, यू कैन प्रूव दिस। लेट्स सी हाउ। आपको प्रूफ कुछ नहीं है, आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि T1 S T2 एरिया इज इक्वल्स टू P3 S P4। सपोज आपको दिख रहा है कि SP1 इज स्मॉलर देन SP4। ये वाली लाइन जो है, सॉरी, ग्रेटर है किससे? इस वाली लाइन से, SP4 से। यू कैन से और नॉट? यस। इसका मतलब इट इंप्लाइज दैट T1 T2 is less than P3 P4। समझिए, मैंने कहा ये इक्वल है एरिया इस एरिया के, और अगर ये लाइन और ये लाइन इस लाइन से बड़ी है तो ये एरिया कब इक्वल होंगे? जब ये लाइन इस लाइन से क्या हो? छोटी हो, तभी तो एरिया इक्वल होंगे। समझिए, मैंने कहा ये एरिया इस इक्वल से इक्वल है। कब पॉसिबल है? मान लो आपकी ये वाली लाइन बड़ी है और ये वाली लाइन छोटी है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये वाली लाइन छोटी होनी चाहिए और ये वाली लाइन बड़ी होनी चाहिए, तब तो इक्वल एरिया कवर होगा। देखिए, P1 P2 इज लेस देन P3 P4। दोनों तरफ T से कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ T से डिवाइड कर सकते हैं। T1 T2 upon T is the linear velocity of the planet when it covers this distance। इसका मान लीजिए P VP मान लीजिए, इज स्मॉलर देन P3 P4 upon T। लीनियर वेलोसिटी कब? जब कहां है? यहां VP डैश। प्रूफ, जब प्लेनेट सन से दूर था तो उसकी स्पीड क्या है? कम। जब प्लेनेट सन के पास था, ये ओके। देखो, मैंने कहा कि ये दोनों केपलर्स के अकॉर्डिंग ये दोनों एरियाज क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है? एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। प्लैनेट स्वाइप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर ये एरिया इस एरिया की इक्वल है और ये वाली लाइन बड़ी है इस वाली लाइन से, देखो ना, ये वाली लाइन बड़ी है इस वाली लाइन से, तो मुझे बताओ दुर्गेश, ये लाइन छोटी होगी ना इससे, तभी तो एरिया इक्वल होगा। ये लाइन छोटी नहीं होगी इससे, होगी। सो आई सेड P1 P2 इज स्मॉलर देन P4 P3। देखो, P1 P2 इज स्मॉलर देन P3 P4। दोनों तरफ मैंने किससे डिवाइड कर दिया? इससे। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे प्लैनेट्स की लीनियर वेलोसिटी क्या है? VP। और ये देखो स्मॉलर का साइन, यहां पे प्लैनेट्स की लीनियर वेलोसिटी क्या है? VP डैश। सो VP इज स्मॉलर देन VP डैश। इसका मतलब जब प्लैनेट दूर था सन से तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या थी? स्लो। कब? जैसे ही प्लैनेट्स कहां पहुंचा? पास में, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ गई। सेकेंड में समझ में आया? हाँ,
दोनों अर्थ की या किसी भी प्लेनेट की वेलोसिटी। तो इतनी देर से क्या समझा रहे दादा हमारे कि उसको एरिया इक्वल स्वाइप करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? बिकॉज दैट इज क्या ऑब्जर्वेशन चल रहे हैं ना, ये मैथमेटिक्स नहीं है। दीज आर दी ऑब्जर्वेशंस जिनको हम प्रूव कर रहे हैं मैथमेटिक्स से। ये तो हमने ऑब्जर्व किया, केपलर ने क्या ऑब्जर्व किया कि इक्वल टाइम में कवर कर रहे हैं। तो कब पॉसिबल है इक्वल टाइम में कवर करना? जब उसकी स्पीड दूर में स्लो हो और पास में तेज। तो मैथमेटिकली हम प्रूव कर रहे हैं, ऑब्जर्व की हुई चीज है। ठीक है, ओके। हाँ, ये सेंटर ऑफ मास यहां पे नहीं कह सकते, नहीं। सेंटर ऑफ मास कैन शिफ्ट, इट डिपेंड्स ऑन प्लैनेट्स टू प्लैनेट्स, नियरर टू द सन। तो कैसे कहोगे? इसको आप कह सकते हो सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिकल पाथ, सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिकल पाथ, दिस इज ओ, बट नॉट द सेंटर ऑफ मास। हाँ, मतलब समझो नहीं। ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है प्लेनेट। हाँ, तो व्हाट इज द इशू? सन से कोई भी एक्सिस निकाल लो परपेंडिकुलर, सन से कोई भी एक्सिस निकाल लो परपेंडिकुलर, उसी के चारों तरफ तो रिवॉल्यूशन हो रहा ना। ठीक है, प्रिसिशन की बात है। हम क्या कह रहे हैं, तुम तो सन से कोई भी क्या निकाल लो परपेंडिकुलर, इसके चारों तरफ मूव कर रहा ना। सन वी आर टेकिंग एज अ सेंटर एंड सन के चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहा है। ओके, थर्ड लॉ। ऑनलाइन किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, राइट? और वी शुड मूव टुवर्ड्स द थर्ड लॉ। देखिए और तो कुछ इस लॉ में है ना बताना। ओके, सी एक और चीज ये वही बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सुनिए। सेकेंड लॉ अपन ने पढ़ा, इस सेकेंड लॉ में एक और चीज है जो अपन पिछले चैप्टर में पढ़ते आ रहे थे। सेकेंड लॉ हमने पढ़ा, हाउएवर आउट ऑफ, मतलब ठीक है आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। सेकेंड लॉ एक और चीज को प्रूव कर रहा है कि जैसे ही सन के पास आ रहा है क्या प्लेनेट, उसकी स्पीड बढ़ रही है, एज कंपैरिजन टू सन के दूर जा रहा है तो उसकी स्पीड कम हो रही है। इससे एक और चीज प्रूव हो रही है क्या? ये पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी कहां पहुंच गई अर्थ के बाहर? ये देखो ग्रेविटी अभी रुक जाओ तुम। हाँ, एनीबडी इज थिंकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? एनीबडी? कंजर्व है एंगुलर मोमेंटम, तभी उसकी वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं। mvr, एक तो फॉर्मूला आपको पता है, L इज इक्वल्स टू पी आर। पी को क्या लिख सकते हो? एम वी आर, पी इज एम वी और आर। तो अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है और आपकी रेडियस बढ़ रही है तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कम। और अगर आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है और आपकी रेडियस कम हो रही है तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहां पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हो रहा है। ठीक है, दिस इज अनदर थिंग। थर्ड लॉ तो बहुत ही सिंपल है, काफी हलवापुरी है कि सुनिए, टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड की डेफिनेशन अपन पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन।
यहां पे टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू. व्हाट इज द आर? दिस डिस्टेंस. इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस. ये पूरी एक्सिस क्या है? मेजर एक्सिस. इस आधी को क्या कहोगे? सेमी मेजर. तो केपलर का तीसरा लॉ क्या कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन और द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? एक्सिस पे. इसका मोटा मोटी फिजिक्स में मतलब क्या है? जो प्लैनेट जितने दूर हैं उनको उतना ज्यादा टाइम लगेगा एक रेवोल्यूशन खत्म करने में, एज कंपैरिजन टू जो प्लैनेट्स पास. क्यों? जो प्लैनेट्स दूर हैं उनकी आर क्या होगी? बड़ी. सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी? बड़ी. और अगर सेमी मेजर एक्सिस उनकी बड़ी है इसका मतलब टाइम पीरियड भी क्या लगेगा? ज्यादा. तो थर्ड का केपलर लॉ क्या कहता है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. इससे प्रूफ क्या होता है कि जो भी प्लैनेट जितने दूर उतने टाइम में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट, और जो प्लैनेट जितने पास उनका रेवोल्यूशन उतनी जल्दी कंप्लीट. दीज आर दी केपलर के 3 लॉ. और इन्हीं केपलर के 3 लॉ का यूज करके आ जाते हैं होशियार की पूछ, इनको आप कहते हो न्यूटन. 1665. हाँ हाँ, ये 3 लॉ का वैलिडेशन अभी भी. हाँ, मतलब मुझे क्यों हट गया? मतलब हम लोगों ने पढ़ा है. तो अपन को पढ़ाया नहीं जा रहा होता, या फिर इनका कंट्रोडक्शन भी लिखा होता. आई डोंट नो दैट मच डीप अबाउट द एस्ट्रोफिजिक्स, बट तुम्हें पता है नहीं. अगर तुम्हें पता नहीं है इसका मतलब क्या है? इट्स टाइप्स ऑफ इक्वल एरियल वेलोसिटी का कांसेप्ट कहीं से आया. भैया वॉइस लो आ रही है आपकी. Aerial velocity. और फिर केपलर का यूज करके तो न्यूटन है. तो न्यूटन के पूरे कांसेप्ट किस पे बेस है? केपलर. Sir, you are not ये वॉइस audible. स्लो हो गया आपकी. फिर होगी तो एरियल वेलोसिटी का मैथमेटिकल कांसेप्ट. एरिया स्क्वायर पर यूनिट है. हम यहाँ फिजिक्स में कहाँ यूज कर रहे हैं? रोटेशन. सो इन लॉज का यूज करके कौन आएंगे? न्यूटन. और न्यूटन आगे किसके बारे में बताएंगे? इन्हीं के बेसिस. भैया वो वॉइस कहते स्लो हैं आ रही है आपकी बहुत. कि सन क्या कर रहा है? इन प्लैनेट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. उन्होंने देखा कि केपलर का बता दिया कि सन क्या कर रहा है? सन के चारों तरफ प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं. तो क्या बोलेंगे आगे न्यूटन कि ये जो सन है ना, ये सारे के सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ. भैया वॉइस ओके. अभी ठीक है. No, sir. No, sir. ओके फाइनल. अभी नहीं भैया.
चलिए अब ठीक है ना? हाँ भैया ठीक। ओके ओके, सॉरी। फाइन। तो मैं ये कह रहा था कि 1665 में ये तो कैपलर के लॉ हमने पढ़ लिया, न्यूटन आते हैं और सेब गिरता है जैसे कि आप सब जानते हैं, एंड दे इंट्रोड्यूस ग्रेविटेशन या ग्रेविटी या वॉट सारे कॉन्सेप्ट सब न्यूटन के हैं। 1665 से न्यूटोनियन फिजिक्स चालू हो जाती है, ठीक है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि न्यूटन इससे रिलेशन में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये सन है और ये सन क्या कर रहा है, इन प्लैनेट्स को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। मतलब कि फोर्स डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द सन लग रहा है, ठीक है? दूसरी चीज क्या कहते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना किसी प्लैनेट और सन के बीच में, ये कैसा है, म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब कोई बताएगा यहां पर? दोनों क्या, व्हाट इज म्यूचुअल? जितना फोर्स सन किसी प्लेनेट पे लगा रहा है उतना ही फोर्स वो प्लेनेट किस पे लगाएगा, सन पे। बोथ प्लेनेट एंड सन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई। बोथ प्लैनेट्स एंड सन अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। दो चीज। थर्ड कहता है कि ये जो सन है और ये अर्थ है, इनके बीच में जो ये फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिंग फोर्स लग रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मान लो सन का मास कितना है, m, अर्थ का मास कितना है, स्मॉल m, सपोज। तो क्या बोलेगा न्यूटन कि द फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। तीसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। चौथा क्या बोलेंगे, कहेंगे कि ये जो आपका डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के क्या, फोर्स। मतलब न्यूटन आगे क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं, ग्रेविटेशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं। उन्होंने क्या देखा, केपलर के काम को देख लिया, कहते हैं अपन इसमें कुछ क्या करते हैं, चीजों को बढ़ाते हैं। बोलते हैं केपलर ये तो बता रहे हैं कि जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन केपलर इसका कॉज नहीं बता रहे। एंड द कॉज ऑफ एनी मोशन इज फोर्स। किसी भी मोशन का कॉज क्या है, फोर्स है। तो केपलर क्या कर रहे थे, मोशन तो बता रहे थे, उसका कॉज नहीं बता रहे थे। तो कॉज आगे कौन बताया, न्यूटन। 1665 न्यूटन बोले कि इसका कॉज क्या है, फोर्स। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज उसको मैं कह देता हूं F। न्यूटन कहते हैं ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सन और अर्थ के मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के डिस्टेंस के। यहीं से निकलेगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहीं से निकलेगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ऑनलाइन ऑफलाइन? नहीं? लिखे लिखे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। डायरेक्ट यही लिखना है। हाँ, डायरेक्ट केपलर्स लॉ लिखना है। अच्छा, उसके पहले अगर साइंटिस्ट और उनकी थ्योरीज के बारे में लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है? डालो, चैप्टर का नाम डालो। अच्छा, आदित्य चला गया बाहर, कहां गया है? ऑनलाइन तो है ये, सुधर जा यार, प्रेम यार, लिखो जल्दी। इंट्रोडक्शन।
पॉइंट्स में लिखेंगे आराम आराम से, जिसमें सीधा आप पढ़ो तो एक बार में सारे पॉइंट्स रिवाइज। पहला पॉइंट, गैलीलियो वॉज द फर्स्ट, गैलीलियो GALILEO, हाँ कब आए गैलीलियो? तो 15th सेंचुरी BC AD बोल रहे हैं पक्का? गैलीलियो तो अभी क्या है? तो ठीक है, अपन प्लेनेट, ठीक है, अपन प्लेनेटरी मोशंस का अलग देख लेंगे, क्योंकि जब टोलेमी आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लेनेटरी बॉडीज के बारे में बताया। गैलीलियो ने क्या किया, नॉर्मल ग्रेविटेशन को ऑब्जर्व किया। यू कैन से, ठीक है। अब ऐसा तो आएगा नहीं गैलीलियो ग्रेटर देन, यूपीएससी का क्वेश्चन है 2019 का, जो अटेम्प्ट मैंने दिया था उसमें आया था गैलीलियो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। आप देखिए 2019 का पेपर उठा के, इसमें क्वेश्चन है कोपरनिकस, गैलीलियो और दो और साइंटिस्ट के नाम थे, चारों के नाम। नहीं, सीधा क्वेश्चन था ABCD। हाँ ठीक है। सो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, गैलीलियो वॉज द फर्स्ट to recognize that all bodies irrespective of their masses, कॉमा लगाते, irrespective of their masses fall towards the earth with constant acceleration, ठीक है, फुल स्टॉप। साइड हेडिंग डाल लो, थ्योरीज ऑफ प्लेनेटरी मोशंस, थ्योरीज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी ये लिखा है देखो, टोलेमी स्पेलिंग गई, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सेंट ऐसे नंबर 1, टोलेमी gave the first theory। अंश का है आज, अंश ऑनलाइन है क्या? हाँ भैया ऑनलाइन। Okay. Ptolemy gave the first theory known as geocentric theory, GEO centric theory। Full stop। According to this, comma, all the heavenly bodies, HEAVENLY, all the heavenly bodies like sun,
planets, comma moon, comma stars. Earth is also a planet. Earth, comma moon, comma stars are moving around the earth which is stationary and was taken as the center of the universe. Was taken as the center of the universe. ठीक है, ये टोलेमी की थ्योरी हो गई. सेकेंड, above theory was challenged by. सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हुआ थ्योरीज में, सेकेंड पॉइंट above theory was challenged by कोपरनिकस. कहां गई कोपरनिकस? बेटा दी. फुल स्टॉप. According to him, sun is stationary. According to him, sun is stationary and other planets including earth revolve around it, या आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, कुछ भी लिख सकते हो. रिवॉल्व अराउंड इट. फुल स्टॉप. थर्ड, in 498 AD, ब्रैकेट में लिखो ईयर्स बिफोर कोपरनिकस. ब्रैकेट क्लोज. द ग्रेट इंडियन एस्ट्रोलॉजर आर्यभट्ट क्या बोला? एस्ट्रोलॉजर. अबे एस्ट्रोनॉमर हो गए. एस्ट्रोनॉमर या एस्ट्रोलॉजिस्ट? एस्ट्रोनॉमर लिखो, एस्ट्रोनॉमर या लॉजिस्ट लिखो. एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट concluded that the earth revolves around the sun
around the sun and rotates on its own axis. Rotates on its own axis. Fine, इतना sufficient. Kepler's law of planetary motion. Heading. ये डालिए. अभी 15:30 है. कौन करा कल लिखवा देना. Kepler's law of planetary motion. निशाना छूट गया. फर्स्ट पहला लिखो. पहला लॉ लिख रहे हो. एवरी प्लैनेट revolves around the sun. Every planet revolves around the sun in an elliptical orbit. In an elliptical orbit. Full stop. The sun is situated. The sun is situated at one foci, FOCI, one foci of the ellipse. Of the ellipse. ठीक है. ओके. अरे वो तुम लोग को पता है एपिहीलियन और पेरिहीलियन क्या होता है. जब सन के बहुत सबसे पास रहती है अर्थ, उस पॉइंट को क्या कहते हैं. पेरिहीलियन. और जब सन से सबसे वेरी गुड फारदेस्ट रहती है उसको क्या कहते हैं. एपिहीलियन. पेरिहीलियन, एपिहीलियन. पास को कहते हैं पेरी और दूर को कहते हैं एपी. सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ. डूड दीज ऑल आर आउट ऑफ सिलेबस नाउ. आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से चालू हुआ ग्रेविटेशन चैप्टर. सोचो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी सिलेबस में से हटा दिया है. मतलब पागलपन की हद देखो. वी हैव टू स्टडी अबाउट द ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कोर्स में नहीं है. द चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रेविटी. ओके, बाद में लिख लेंगे. चलो कल लिख लेंगे. टेल मी समथिंग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी. हाँ. The gravitation is the force with which all objects in the universe attract each other. Okay. And gravity? The gravity is the force with which Earth attracts objects on itself. Okay. Anyone? इतना ग्रेविटेशन तो पढ़ा ही होगा. ये जिंदगी भर इंटरचेंजेबली यूज करते आ रहे हो. ये आप जिंदगी भर से इंटरचेंजेबली यूज करते आ रहे हो. What is the difference between gravitation and gravity? Sir, हाँ? Gravity is the? Sir, gravity is the force and the gravitation is the process. No. Okay. हाँ बोलो. अच्छा तो बोल रहे थे तुम. भूल गए यार. ये क्वेश्चन तो I was expecting that you people know. I'm just talking about gravity. Downward. तो वो तो acceleration due to gravity है. That is G.
हाँ, एक्सीलेंट। वेदांत ने भी वही आंसर दिया था। ग्रेविटेशन इज द फोर्स दैट इज अ जनरल फिनोमेना। मतलब दो बॉडीज के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो उसको क्या कहोगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। दो बॉडीज जिनका कुछ मासेस है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर उसमें से एक बॉडी अर्थ है तो वो क्या है? ग्रेविटी। वही तो तुम क्या मन में कह रहा वही तो हम बोल रहे थे। हाँ, अर्थ के रिस्पेक्ट में बोलता है। वन बॉडी इज अर्थ, अनदर बॉडी इज मून। गेटिंग माय पॉइंट? मून वो तुम बोलते हो जब ओशियन टाइड्स से ग्रेविटेशन लगाता है मून, वही कह रहे हो? वही तुम्हें पता भी नहीं होगा। ऐसा कुछ बोलने के लिए भी तो बोलते कि ग्रेविटी ऑफ जैसा पर्टिकुलर ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ अर्थ। ग्रेविटी इज ऑल अबाउट द अर्थ ओनली। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आया, वर्ल्ड क्यों बनाया ग्रेविटी? बिकॉज ऑफ अर्थ। इफ वन बॉडी इज अर्थ, if earth is attracting any body with a gravitational force, then earth is applying gravity and not the gravitational force. तो हाँ, ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन नहीं वो भी सेम। दैट इज ऑल अबाउट द फिनोमिना एंड फोर्स, नो डिफरेंस। ठीक है, बट ग्रेविटी और ग्रेविटेशन अलग अलग, एंड दैट इज द मेन डिफरेंस। सिंपल सी चीज है। चलो ठीक है, बाकी कल लिखेंगे सेकेंड लॉ से। एंड कल अपन पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाएगा जी, दैट इज स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यार ये हम तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा पढ़ा परेशान है, वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। जाओ